हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर। ये जो सीरीज़ चलती आ रही है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें बिजनेस फाइनेंस चैप्टर का जो एग्जैक्टली नेम है वो है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इट मीन्स कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फंड की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो कहाँ कहाँ से अर्न कर सकते हैं पैसा, ये आपका चैप्टर का नाम है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले तो ये एक टॉपिक है कि आप शेयर इशू करके भी पैसे रेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि शेयर ऑफ इशू ऑफ शेयर तो ओके है, लेकिन ये शेयर होता क्या है। मेन टॉपिक तुम्हारा ये आता है कि शेयर क्या होता है। तो देखो, शेयर क्या है कि कंपनी अपने पूरी कैपिटल को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रखती है, ओके। और उसमें से वो कुछ पार्ट तो अपने पास रिटेन रखती है, मतलब खुद की कैपिटल रखती है, और बाकी को मार्केट में इशू कर देती है। अब जो जितना चाहे वो परचेज कर सकते हैं। जैसे कंपनी ने न्यूज़पेपर में प्रोस्पेक्ट डाल दिया कि वो 50,000 शेयर, 20,000 शेयर, 40,000 शेयर इशू करना चाहती है, और 100 रुपये का एक शेयर है जिसको वो अलग अलग टाइप से डिमांड करती है। 100 रुपये को हो सकता है वो 100 रुपये एक साथ मांग ले, हो सकता है वो 50-50 करके मांग ले, या फिर 4 कॉल में मांग ले। तो ऐसे में क्या है, अब जो भी पर्सन उस कंपनी में इंटरेस्टेड है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है। शेयर क्या है, एक इन्वेस्टमेंट का मोड ही है जिसमें आपको कंपनी का प्रॉफिट का कुछ छोटा सा, हम बोल सकते हैं, पार्ट वो मिलता है। साथ में आपके पैसे तो सेव हैं ही जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये शेयर होता है। अब जो भी इंटरेस्टेड होता है, जैसे 100 रुपये का 100 रुपीज़ का 1 शेयर है, आप चाहते हो कि मैं 10,000 तो टोटल कंपनी ने इशू किए हैं, तो मैं 1,000 ले लूँ, तो आप 1,000 शेयर्स परचेज कर सकते हो। अब जितना आपने शेयर परचेज किया उतना ही आप उसके शेयर होल्डर बन गए हो। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं? शेयर होल्डर वो होते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं। जबकि कंपनी क्या है, कंपनी किस कंडीशन पे शेयर इशू करती है कि सारे खर्चे कंप्लीट करने के बाद, पूरे खर्चे पूरे हम कर देंगे, सारे एक्सपेंसेस कंप्लीट कर देंगे कंपनी के, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से जितना परसेंट के लिए आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उतना परसेंट आपको एज ए डिविडेंड मिल जाएगा। जैसे बाकी जगह से आप पैसे ले रहे थे तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, सेम एज अगर आप शेयर पे पैसे, आपको जो एज ए इंटरेस्ट कुछ मिलता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं डिविडेंड, ओके। और जब कंपनी वाइंडिंग अप टाइम आएगा कंपनी का, तो कंपनी आपको वो कैपिटल रिटर्न कर देगी, वो अमाउंट रिटर्न कर देगी जो आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ये शेयर का एक्चुअल मीनिंग है। तो एक सोर्स ये है आपका कंपनी का फंड रेज करने का कि वो शेयर इशू करके भी अपना फंड रेज कर सकती है। देखो, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच द ऑनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। क्या है, शेयर क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसके अंदर कंपनी के जो ऑनर की कैपिटल है वो डिवाइडेड रहती है। अब देखो, कंपनी का जो शेयर होल्डर है, जो ऑनर है, वो पूरे 100% शेयर ही इशू नहीं कर देता है। अगर 100% करेगा तो फिर वो कैसे ओनर रहेगा, उसको थोड़ा बहुत पोर्शन तो खुद के पास में भी रखना पड़ेगा। तो ये है कि कंपनी के ओनर थोड़ा कुछ पार्ट अपना मार्केट में इशू कर देता है, ओके। द कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल। और वो कैपिटल जो शेयर को इशू करके हमने ऑब्टेन की है उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं। ईच शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू। हर एक शेयर की क्या है, एक नॉमिनल वैल्यू है कि ये इतने रुपए का है, ये 100 रुपीज़ का है, 20 रुपीज़ का है, 40 रुपीज़ का है, ओके। तो उसके हर शेयर की क्या है, नॉमिनल वैल्यू होती है। द पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। और जिसने भी शेयर को परचेज किया है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। अब यहाँ पे कितने टाइप्स के शेयर हैं? 2 टाइप्स के। विच वन? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। ये आपको ये चार्ट गिवन है, तो इस चार्ट को आप तब समझोगे जब पहले आप इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जान जाओगे। फिर ये आप कह सकते हो कि वन वर्ड में अगर हम इक्विटी शेयर को डिफाइन करना है तो हम ऐसे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन करना है तो ऐसे कर देंगे। तो अब देखो, पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्विटी शेयर क्या है। 2 टाइप के शेयर हो गए हैं, एक इक्विटी, एक प्रेफरेंस। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इक्विटी मैम कौन से होते हैं, प्रेफरेंस कौन से होते हैं? तो देखो, इक्विटी शेयर क्या है? The money raised by issue of equity share is called equity share capital, okay, and the capital obtaining by issuing of preference share is known as preference share capital.
पर अब इसमें पजल हम तो परेशान हो गए, मैम ये क्या डेफिनेशन दिख आगे आ रहा है, पूरी एक्सप्लेनेशन है, देखो व्हाट इज इक्विटी शेयर, तो इसके अंदर पूरी डेफिनेशन है, पूरी एक्सप्लेनेशन है इक्विटी शेयर्स की, सो डोंट वरी। इसे हम आगे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आपको ये चार्ट समझ में आएगा। देखो इक्विटी शेयर्स कौन से हैं। इक्विटी शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। अब अगर कंपनी तुम्हें कुछ परसेंट के लिए मालिक बना रही है तो 2-3-5 साल के लिए तो बनाएगी नहीं, वो तो कब तक बनाएगी, लंबे टाइम तक के लिए, कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक आप भी इसके मालिक रहोगे, 5%, 10%, जितने परसेंट आपने शेयर खरीदे उतने परसेंट के लिए। तो अब देखो कंपनी के लिए एक अच्छा सोर्स हो गया ये कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को फंड चाहिए, शेयर इशू कर दो। ओके, इक्विटी शेयर्स, बट कौन से शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। Equity shares represent the ownership of the company and thus the capital raised by issue of share is known as ownership capital or owners fund। देखो दूसरा क्या बोला है कि जो कैपिटल आपको इक्विटी शेयर को रिप्रेजेंट करके मिली है उसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, और उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ओनर्स फंड या ओनरशिप कैपिटल, क्योंकि अब वो ओनर ही तो हो गए जिसने तुम्हारी कंपनी में इस रिस्क पे पैसे लगा दिए कि प्रॉफिट हो तो दे देना, नहीं हो तो रहने देना, तो वो उतना परसेंट तुम्हारा ओनर भी तो हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है अपना इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स डिविडेंड। अब देखो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो फिक्स परसेंटेज उसकी नहीं होती है कि 10%, 15%, 20% पे तुम्हें मिल जाएगा, इतना डिविडेंड हम तुम्हें दे देंगे, नहीं, जितना प्रॉफिट होगा उसमें से सारे एक्सपेंसेस हम कम करेंगे और फिर जो बचेगा उसमें जितना परसेंट के लिए आप यहाँ पे ओनर हो उतना परसेंट आपको डिविडेंड दे देंगे। तो क्या है, थोड़ी रिस्क हो जाती है। एंड आर पेड अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ द कंपनी। ये क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, एंड आर पेड अकॉर्डिंग टू द अर्निंग ऑफ कंपनी, कंपनी की अर्निंग पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना देती है। दे आर ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल ओनर एज द रिसीव्ड देयर मनी ओनली आफ्टर ऑल द क्लेम ऑफ द कंपनी आर सेटल। इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिडुअल ओनर भी बोलते हैं, क्योंकि पहले कंपनी किसको करेगी सेटल, जो भी जितने भी लोग हैं उनको पहले सेटल करेगी और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो ये एक तरीके से इसके रेजिडुअल ओनर भी हो गए हैं। आगे है दे हैव वोटिंग राइट एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अब देखो इक्विटी शेयर होल्डर है, उसने पैसे लगाए हुए हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो वो पता तो करेगा ना कि आपकी कंपनी रन कैसे कर रही है, कहीं आपकी कंपनी के कोई मैनेजमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। उन तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है, कंपनी राइट देती है कि वो वोट कर सकते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, किसी को हमें मैनेजर बनाना है तो उसके लिए अगर हम वोट कर रहे हैं तो हम इक्विटी शेयर होल्डर की भी सजेशंस लेंगे। उनको वोटिंग का राइट है और वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है तो वो अपना पार्टिसिपेशन भी दे सकते हैं। ये देखो इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कैसे डिफाइन कर दिया है, एज देखो वोटिंग राइट इन मैनेजमेंट। पहले उनको वोटिंग राइट, मैनेजमेंट में वोटिंग राइट मिल गया है। लॉन्ग टर्म फंड है, ये गेट डिविडेंड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद में डिविडेंड मिलता है। एंड रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, और ये बिजनेस के क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के मेरिट्स क्या क्या हैं, मतलब कि इक्विटी शेयर के इक्विटी शेयर के मेरिट्स क्या क्या हैं, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। तो देखो सबसे पहला वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को क्या मिल गया है, वोटिंग राइट मिल गया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एज दे हैव वोटिंग राइट। अब अगर उनके पास में वोटिंग राइट है तो वो क्या है, कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। सेकंड आता है तुम्हारा परमानेंट कैपिटल। अब देखो कंपनी को क्या मिल गई है, परमानेंट कैपिटल मिल गई है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। देखो इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड परमानेंट फंड ऑफ द कंपनी, कंपनी को क्या करवाते हैं, परमानेंट फंड देते हैं। देयर इज नो फिक्स कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी एंड नो कमिटमेंट टू पे द मनी बैक।
हम कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं कर रही है कि मैं आपको पैसा आपको पक्का रिटर्न कर दूंगी, गारंटी है। नो, कंपनी क्या कह रही है, प्रॉफिट होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। आपकी रिस्क है, आप लगाना चाहो पैसे, इन्वेस्ट करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो मत करो। थर्ड आता है तुम्हारी सूटेबल फॉर रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स। जिन इन्वेस्टर्स को लगता है ना कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा पैसा, उनके लिए ये सूटेबल है कि इक्विटी शेयर्स आर सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू टेक द हायर रिटर्न। अभी जैसे आपको लगता है कि यार अंबानी की कंपनी तो इतना कमाती होगी, या फिर ये जो एप्पल के फ़ोन चलते हैं तो ये आईफोन वाली कंपनी तो बहुत पैसा कमाती होगी, तो तुम क्या करोगे अगर तुम्हें कोई इसके शेयर ले लो तो तुम फटाफट से ले लोगे कि ले लो यार ये तो बहुत कमाती है, अपन को भी पैसे कमा के ही देगी, ऐसे तो है नहीं कि ख़त्म हो जाएंगे, लॉस में चली जाएगी। तो ये रिस्क टेकिंग के लिए हो जाता है। नो चार्ज ऑन फिक्स असेट्स, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देखो फिक्स असेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो तुम्हारी एसेट्स थोड़ी ना गिरवी रख ली। सेकंड टॉपिक लास्ट अपना मेरिट किया जाता है कि फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर ए कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप इट्स असेट्स एज सिक्योरिटी, द असेट्स कैन बी यूज लेटर और फॉर टेकिंग लोन। आप अपनी एसेट्स को इन फ्यूचर यूज में ले सकते हो लोन लेने के लिए। फिर आगे ह्यूज फंड, by issue of equity share a company can raise huge amount of funds as people from all income group invest in equity share capital as the value of share is very less। अब देखो क्या कह रहा है कि जो अधिकतर लोग होते हैं वो इक्विटी शेयर्स के अंदर ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है थोड़े थोड़े आप 100-200 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका जो फंड है कंपनी का वो बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और फिर आता है आपका क्रेडिट वर्थनेस। तो इक्विटी शेयर capital provides credit worthiness of the company and provide confidence to the investor and loan provider। ये आपके पूरे के पूरे मेरिट्स आ गए हैं। आगे है आपका डीमेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर। इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। देखो इक्विटी शेयर होल्डर गेट फ्लक्चुएट रिटर्न, उनका रिटर्न तो फिक्स है नहीं कि इतना रिटर्न आपको मिल ही जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या आ जाती है, रिस्क आ जाती है। एट द टाइम ऑफ लूज इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट नो रिटर्न और वेरी लो रिटर्न। कभी कभी अगर लॉस होता है, अगर किसी सिचुएशन में लॉस होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को या तो रिटर्न मिलता ही नहीं है या तो फिर बहुत ही कम रिटर्न मिलता है। फिर है डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डिल्यूट द वोटिंग पावर एंड अर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या है, इसका कंट्रोल भी कभी कभी ले लेते हैं और वोटिंग पावर सेम टाइम पे ले लेते हैं। हाई कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्स। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ शेयर इज टू हाई। देखो कंपनी को जो शेयर्स को इशू करते हैं उस टाइम पे कंपनी को बहुत सारा पैसा ख़त्म करना पड़ता है। मैं कहती हूँ एक्सपेंस एज ए एडवर्टाइजमेंट बहुत ख़त्म करना पड़ता है कि पेपर में छपवा रही है प्रोस्पेक्टस की इतने शेयर हमने इशू किए हैं, इतने आप ले लो, तो ये एक हाई कॉस्ट हो जाता है आपका इक्विटी शेयर को इशू करना। फिर आपके लीगल फॉर्मेलिटीज़, कोई भी कंपनी तुम्हें इतनी ज़्यादा, कोई भी इन्वेस्टर तुम्हें इतनी ज़्यादा कंपनी उस पर रिस्क पे पैसा देगा तो वो लीगल फॉर्मेलिटी तो ऑफकोर्स बहुत सारी हो जाएंगी कि पहले डीमैट अकाउंट तुम्हें खुलवाना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर तो सब कुछ देखेगा, इन्वेस्टर तो सारा चेक करेगा कि आप कितना सही हो, तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ए कंपनी हैज़ टू कंप्लीट मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर हैव टू बी फॉलो टू रेज फंड थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब लंबी प्रोसीजर है। फिर आ जाता है आपका इनफ्लेक्सिबिलिटी। इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल, इनफ्लेक्सिबल, इट कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन रिटर्न एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टर्स के लिए क्या डीमेरिट हो जाता है कि आपने पैसे लगा दिए, अब जब तक कंपनी बंद नहीं होगी भूल जाओ खुद के पैसे, तो इनफ्लेक्सिबिलिटी है। फिर आता है तुम्हारा प्रीफरेंस शेयर। ये प्रीफरेंस शेयर क्या है, देखो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स इंजॉय ए प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वेज। दो तरीके से शेयर होल्डर्स अपना प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दो तरीके से वो फायदे में रहते हैं। दो टाइप के पढ़े थे ना, एक इक्विटी एक प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस में और इक्विटी में दो तरह के अंतर हैं कि रिसीविंग अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स परसेंटेज पे रिटर्न मिल जाता है कि जो डिविडेंड है आपका 2% 4% दे देंगे हम, ठीक है, चाहे कितना भी हो रहा हो। तो एक तो यहाँ पे फिक्स हो गया है, जबकि इक्विटी के लिए फिक्स नहीं था। और रिसीविंग देयर कैपिटल बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इट मीन्स कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट दी जाएगी
और इक्विटी को बाद में दी जाएगी। तो मतलब प्रेफरेंस को ये भी राइट मिल गया। अब देखो मेरिट्स देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, नो इंटरफेरेंस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स। अब हम क्या कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को कि तुम्हें डिविडेंड में फिक्स दे दिया ना, सिक्योरिटी दे दी ना, तो अब वोटिंग राइट का आपको कोई राइट नहीं है, आप हमारे मैनेजमेंट में बीच बीच में आके बोलो, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। दे डू नॉट डिफ्यूज द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर एट दे कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नो चार्ज ऑन असेट्स को तो सेम है कि प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इशूड अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी। अब उनको ये तो बोल नहीं रहे कि हम आपको पैसे नहीं दे तो हमारी मशीन उठा ले जाना, तो कोई असेट्स भी एज ए सिक्योरिटी नहीं है, तो असेट्स को हम फ्यूचर में किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे क्या होगा, फिक्स रेट मिलेगी। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स आर सूटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट्स अ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न विद वेरी लिटिल रिस्क। कोई चाहता है मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे सेफ में खेलना है, तो सेफ में खेलना है तो प्रेफरेंस शेयर्स परचेज कर लो। फिर है प्रेफरेंस राइट ओवर कैपिटल, कैपिटल में भी उनको कौन सा राइट मिला है, प्रेफरेंस राइट की पहले प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट आप करोगे और इक्विटी शेयर की बाद में करोगे। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रेफरेंशियल राइट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कि जब कंपनी बंद होगी तो पहले आप इक्विटी शेयर की पेमेंट नहीं करोगे, पहले आप प्रेफरेंस की करोगे, इक्विटी को उसके भी बाद में दोगे। और फिर क्या है ह्यूज फंड, प्रेफरेंस वो सेम इक्विटी वाले की तरह, क्योंकि छोटे छोटे में रहता है और फिक्स रेट भी है, तो लोग क्या है प्रेफरेंस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो प्रेफरेंस शेयर के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो डीमेरिट्स क्या क्या है कि नो वोटिंग राइट, वोटिंग राइट नहीं मिल रहा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट, दीज शेयर होल्डर्स कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, मैनेजमेंट में बोल नहीं सकते और वोटिंग का कोई राइट नहीं है। फिक्स लाइबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की क्या हो गई है फिक्स लाइबिलिटी है कि हमारा, अब देखो मुझे तो मान लो मुझे तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तुम 2% के लिए ही हो, तो तुम्हें 2000 दे के मैं फ्री करूँगी, बाकी 98 तो पूरे मेरे, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे ये लॉस हो गया है कि फर्म की फिक्स लाइबिलिटी हो गई, अगर कंपनी अच्छा कमा गई तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। नो सूटेबल फॉर एडवेंचरस investors, preference shares are not suitable for those investors who are willing to take risk and are interested in higher return। अब कोई चाहता है कि मुझे तो ज़्यादा रिटर्न मिले, तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर फिर उनके लिए नहीं है। प्रेफरेंस शेयर तो क्या करें, मैं तो आपको फिक्स दे दूंगा। फिर डिविडेंड नॉट ट्रीट एज एक्सपेंसेस, द डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट ट्रीट एज एन एक्सपेंसेस। ये क्या बोल रहे हैं कि डिविडेंड क्या है, एक एक्सपेंस नहीं है, तो कंपनी को क्या है, अगर देखो एक्सपेंस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते और अपना जो इनकम है प्रॉफिट है वो कम दिखा देते, तो अपना टैक्स भी कम लगता। लेकिन अब ये क्या है, डिविडेंड को तो आपने दिखाना नहीं है, पहले तो आपने प्रॉफिट दिखाना, उसके बाद में टैक्स देना, उसके बाद में भी डिविडेंड देना है, तो क्या है तुमको इनकम टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाता है। हाई रेट ऑफ डिविडेंड, अब इसकी डिविडेंड की रेट भी क्या होती है, हाई होती है, जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा डिवेंचर। डिवेंचर क्या मैम, ये वर्ड अजीब लग रहा है। ये भी देखो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, जैसे तुम्हारे क्रेडिटर होते हैं छोटे छोटे, जहाँ से तुमने सामान खरीदा उधार में लेके आ गए, क्रेडिटर बन गया। अब यहाँ से किसी से तुम पैसे ले रहे हो कि मुझे 10 लाख रुपए दे दे, मैं 20 साल बाद में तुझे वापस दे दूंगा, चाहे मैं अपनी एसेट्स बेच के दे दूँ भाई, लेकिन दे दूंगा। ठीक है, और पर्टिकुलर डिविडेंड इंटरेस्ट भी ले लेना मुझसे, तू 10% 12% हम पहले फिक्स कर लेते हैं, इतना इंटरेस्ट भी ले लेना, लंबे समय के लिए दे दे। छोटे समय के लिए चाहिए तो वो भी क्रेडिटर है, लेकिन वो क्या विद इन 1 ईयर, और आपने वहाँ से सिर्फ परचेज गुड्स किए हैं। यहाँ पे क्या है, किसी से उधार पैसे मांग के लेके आ गए और उसको एज ए सिक्योरिटी आपने कुछ इशू कर दिया, एक पेपर इशू कर दिया, उस पर लिख के दे दिया इतना % डिवेंचर, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा डिवेंचर हो जाता है। देखो डिवेंचर आर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर राइजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए क्या बनता है आपका डिवेंचर। ए कंपनी कैन रेज फंड्स थ्रू इशू ऑफ डिवेंचर, एक कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर्स को इशू करके भी फंड रेज कर सकती है, विच हैव ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर क्या है इंटरेस्ट रेट क्या होगी, बिल्कुल फिक्स होगी। डिवेंचर होल्डर्स आर नोन एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर होल्डर क्या है, क्रेडिटर की तरह, कंपनी के क्रेडिटर ही बने रहेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टाइम वाले क्रेडिटर रहेंगे। एंड दे गॉट ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इनको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगी, एकदम फिक्स होगी। आगे क्या है मेरिट्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर के मेरिट्स क्या क्या है, फिक्स्ड इनकम। ठीक, डिवेंचर्स आर प्रीफर्ड बाय दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड इनकम बाय वेरी लिटिल रिस्क। ये किसके लिए प्रीफर्ड है, जो क्या चाहते हैं, फिक्स इनकम चाहते हैं। मुझे तो मेरे 10% दे देना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देखो अब तुम बोलोगे मैम प्रेफरेंस में भी यही था, नहीं, प्रेफरेंस में क्या था, प्रॉफिट होगा तो पर्टिकुलर इतना % हम आपको दे देंगे,
प्रॉफिट ही नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं देंगे। जबकि डिबेंचर क्या करें, भाई लॉस होगा ना तब भी दे दूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इतने पैसे दे दें। तो डिबेंचर में लॉस में भी आपको देना पड़ेगा, जबकि प्रेफरेंस में तो अगर प्रॉफिट होगा तो इतना % आपका पक्का। अब नो वोटिंग राइट, वही प्रेफरेंस शेयर की तरह कि डिबेंचर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, सो दे डू नॉट हैव द राइट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इन मैनेजमेंट के अंदर डिबेंचर होल्डर को हम कोई भी राइट नहीं देते हैं। फिर टैक्स बेनिफिट देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज ट्रीट एज बिजनेस एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम विच रिजल्ट इन पेमेंट ऑफ लेजर टैक्स। अब देखो डिबेंचर के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो ना, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है, मतलब पहले ही कट के फिर प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट कम आएगा तो तुम्हें इंटरेस्ट जो टैक्स है वो भी कम ही पेड करना पड़ेगा। और नो चार्ज ऑन प्रॉफिट के ऊपर ये चार्ज है नहीं। विद रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी। देखो डिवेंचर प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन फाइनेंसिंग एज दे कैन बी रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विच रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है, जैसे 5 साल के लिए तुमने इशू किया तो 5 साल के बाद में आपको उसकी पेमेंट करनी है, मतलब रिडीम करना है। रिडीम मतलब होता है रिटर्न, पेमेंट को रिटर्न करना। अब देखो जिसकी भी मेरिट है उसकी डीमेरिट है। डीमेरिट्स ऑफ डिवेंचर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मानो कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हो गया तो मैं तो वही 2-4% जो फिक्स था वही मिलेगा। रिडम्पशन, इन केस द रिडीमेबल डिवेंचर द कंपनी हैज़ टू मेक अरेंजमेंट फॉर प्री पेमेंट ऑन द स्पेसिफिक डेट। कंपनी को अब अगर देखो, अब तुमने ये रिडम्पशन मतलब होता है रिटर्न करना, तो अगर कंपनी ने कोई डिवेंचर इशू किया कि मैं 5 साल बाद में आपको रिडीम कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा, और 5 साल के बाद में कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं हो पाया या पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इधर उधर से जुगाड़ करके डिवेंचर की पेमेंट तो करनी पड़ेगी। फिर आता है इम्पैक्ट ऑन क्रेडिटेबिलिटी। इफ ए कंपनी राइज्ड फंड्स बाय इशूइंग डिबेंचर्स then its credibility is adverse affected. Bank and financial institutions do not advance loan to such company. देखो अगर कोई कंपनी ना डिवेंचर इशू करके पैसा रेज कर रखी है तो उसको बैंक वगैरह पैसे नहीं देंगे कि पहले ही इसने लोन ले रखा है, अब और लोन हम क्या देंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट आर कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, देखो कॉमर्शियल बैंक्स ऑक्यूपाई अ वाइटल पोजिशन एज प्रोवाइडेड फंड फॉर डिफरेंट पर्पजेज as well as for the different time period. Bank provide loan to firm and take deposits also. पर बैंक नाम सुना है, बस वही बैंक से तुमने लोन ले लिया वो हो गया तुम्हारा कॉमर्शियल बैंक। बैंक से लोन लेना कॉमर्शियल बैंक, परफेक्ट। अब इधर देखो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए तुम्हें मिल जाता है जितना फंड चाहते हो। मेरिट, अब मेरिट क्या है कॉमर्शियल बैंक से फंड लेने का, प्रोविडेंट फंड्स। बैंक प्रोवाइड फंड्स टू बिजनेस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैंक कभी भी बिजनेस को फंड प्रोवाइड करवा देता है जब भी उसे ज़रूरत होती है। कॉन्फिडेबिलिटी, बैंक कीप द इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंशियल एंड इट कैप द बिजनेस टू मेंटेन सीक्रेसी। बैंक क्या है, कभी भी किसी को बताता नहीं है कि मैंने इस बिजनेस को 10 लाख का लोन दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं बताता। वो अपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन को क्या है, सीक्रेट रखता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। फ्लेक्सिबल है, तुम्हारे पास पैसे आ गए रिटर्न कर आओ, पैसे नहीं है तो मांग लो, डिमांड कर लो, तो ये फ्लेक्सिबल है। जब रिक्वायरमेंट हुई ले लिए, जब रिक्वायरमेंट नहीं हुई दे दिए। लेस फॉर्मेलिटीज़, बैंक से लोन लेना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही कम होती है। फॉर्मेलिटीज सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन फ्रॉम अ बैंक। अब डीमेरिट्स देखो कॉमर्शियल बैंक की, short period finance, funds are generally available for short period and its extension or renewal is difficult. तुमको बैंक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का लोन दे देगा, बस 15 साल का दे देगा, बस इससे ज़्यादा का तो लोन देगा नहीं बैंक। अगर अब उसका एक्सटेंशन करना एक बड़ी महाभारत है, रिन्यू करवाना उसको बहुत बड़ी महाभारत है। तो एक शॉर्ट पीरियड का फाइनेंस ही हो गया। जब कंपनी को चाहिए 50 साल के लिए, तो उनके लिए कॉमर्शियल बैंक तो एक अच्छा सोर्स नहीं है। आगे था रिस्ट्रक्शन, इन सम केसेस डिफिकल्ट आइटम्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज्ड बाय द बैंक्स। कभी कभी क्या है, बैंक कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। देखो जैसे कि रिस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ अ मॉर्गेज गुड्स विच मेक्स वर्किंग ऑन बिजनेस डिफिकल्ट। कभी कभी क्या कहता है, ये सामान आप बेचोगे नहीं बिजनेस का, तो एक तरीके से सिक्योर्ड हो गया बैंक लोन। बस ये इसकी कुछ डीमेरिट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अच्छा एक और है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। ओ ये तो आपने देखा होगा, अगर किसी से कोई बैंक से लोन लेने जाता है ना,
पूरे घर पे आएगा, फ़ोटो क्लिक करके लेके जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके सारे ऑर्गेनाइजेशन के एक एक पेज पढ़ लेगा कि कितना कितना तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पैसे देगा। तो बैंक्स मेक अ डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स। और कभी कभी क्या कहता है, ये एसेट सिक्योरिटी के रूप में रख दो, हमारे पास गिरवी रख दो। ओके, दिस मेक्स आस्क फॉर सिक्योरिटी ऑफ असेट्स, दिस मेक्स द प्रोसीजर डिफ़िकल्ट। और ये जो असेट्स को रखवाते हैं ना, ये प्रोसेसर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। आगे है व्हाट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक की तरह ही है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मुथूट फाइनेंस, नाम सुना आपने मुथूट फाइनेंस, तो ये क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं, उनका काम ही यही है क्या, फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। देखो, द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे खोले हुए हैं कि आप कंपनी बिजनेस को फाइनेंस अवेलेबल करवाओ। दीज इंस्टीट्यूशंस आर इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट खोलती है, एंड प्रोवाइड द लोन फॉर द लॉन्ग टर्म और मीडियम, जैसे कि बजाज फाइनेंसरी है, सहारा है, ये सब। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मेरिट्स देखो। लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड करवा रही है, तो पहला तो मेरिट यही हो गया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दे रहे थे। आगे मैनेजरियल सर्विसेज, बिसाइड प्रोवाइडिंग फंड्स दिस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस ऑफ द बिजनेस फर्म। आगे है बर्डन, रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी डन इन ईजी इंस्टॉलमेंट, इट डज नॉट प्रूव टू बी बर्डन ऑफ बिजनेस। ईजी इंस्टॉलमेंट में आप इनकी पेमेंट कर सकते हो, तो ये क्या है, आपके लिए कोई बर्डन नहीं है। एंड फंड्स अवेलेबल इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन, जब आपका कंपनी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन डिप्रेशन में चल रही है, मंदी में चल रही है, लॉस में चल रही है, उस टाइम पे भी बिजनेस फाइनेंस आपको लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। इसके डीमेरिट्स शायद मिसिंग है। तो आज की क्लास में इतना कंप्लीटेड है, और ये शायद इतना बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स। एंड रिव्यू तो अपना ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता दें मुझे कि आपको कैसा लगा ये चैनल और लेक्चर ऑल्सो। ओके, बाय।